आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। हमने अपनी लास्ट क्लास में ऑर्डर 5 रूल 5 तक पढ़ लिया था और ऑर्डर 5 जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था सेक्शन 27 को कोरिलेट करते हुए। किसी का ऑडियो खुला हुआ? ज्योति आपका ऑडियो खुला हुआ है बेटा। हाँ नाउ ठीक है, ठीक है। तो हमने सेक्शन 27 के कनेक्ट करके पढ़ा था ऑर्डर 5, रूल 5 तक पढ़ लिया था। तो अब हमें रूल 5 से ऑनवर्ड्स पढ़ना है, तो हम रूल 5 से ऑनवर्ड्स पढ़ेंगे। आज हमें पढ़ना है, मैंने अपने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि रूल 5 के बाद रूल 6, रूल 7 और रूल 8 है ऑर्डर 5 का। वो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं, छोड़ देना है, मतलब छोड़ ही देना है, क्योंकि सीपीसी इतनी बड़ी है, एक एक रूल एक एक ऑर्डर पढ़ेंगे तो फिर हो गया काम। तो हमें स्मार्ट स्टडी करना है, वही प्रोविजंस पढ़ना है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो रूल 6, 7, 8 स्किप करना है, हमें पढ़ना है रूल 9। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। हाँ, एक चीज और, ऑर्डर 5 रूल 9 पढ़ने से पहले एक इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट जो ऑर्डर 5 रूल 1 में हुआ है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। ये है, आप लोगों को स्क्रीन शेयर होने लग गई होगी। ऑर्डर 5 रूल 1 जो था, जो हमने पढ़ा था, जिसकी हेडिंग थी समन, जिसमें ये बताया गया था कि जो समन होता है तो प्रतिवादी को या डिफेंडेंट को रिटन स्टेटमेंट फाइल करने के लिए समन की तामील की तारीख से 30 दिन का समय दिया जाता था। ठीक है, ये हमने पढ़ा था ऑर्डर 5 रूल 1 में। तो अब इसमें एक ये स्पेशल अमेंडमेंट जुड़ गया है 2016 में विद कमर्शियल डिस्प्यूट, मतलब जो कमर्शियल मैटर्स होते हैं, जो व्यापारिक मामले होते हैं। तो अगर व्यापारिक मामले से संबंधित कोई मैटर न्यायालय के समक्ष आया है और इस कमर्शियल डिस्प्यूट के मैटर में यदि समन भेजना है तो थोड़ा सा इसमें टाइम लिमिट में आपको एक्सटेंशन मिला है कि यदि आपका मैटर, पार्टीज का मैटर जो है सिविल मैटर है, लेकिन कैसा है, व्यापारिक मामले से जुड़ा हुआ है, कमर्शियल डिस्प्यूट है, तो जो समन भेजा जाएगा न्यायालय की तरफ से प्रतिवादी को, तो प्रतिवादी को अपना रिटन स्टेटमेंट पहले तो 30 डेज में ही आपको मतलब फाइल करना है। इसमें देखिए प्रोविजन जो था ना, हमने रूल 1 में प्रोविजन पढ़ा था कि यदि प्रतिवादी 30 दिन के अंदर समन अपना रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं कर पाता है, लिखित कथन फाइल नहीं कर पाता है, तो उसको और अधिक समय दिया जा सकता है, जो कि किसी भी हालत में समन की तामील की तारीख से 90 दिन से अधिक नहीं हुआ। ये हमने पढ़ा था, याद आ रहा है आप लोगों को? तो लेकिन अब यहाँ पर स्पेशल अमेंडमेंट में कहा गया कि लेकिन यदि आपका डिस्प्यूट कमर्शियल डिस्प्यूट है और आप 30 दिन के अंदर अपना फाइल नहीं कर पाए स्टेटमेंट, डिपेंडेंट 30 दिन के अंदर फाइल नहीं कर पाया, तो उसको कितना समय मिल जाएगा? उसको 120 डेज, 120 दिन का समय मिल जाएगा। ये देखिए इसमें लिखा हुआ है कि यदि 30 दिन के अंदर प्रतिवादी अपना लिखित कथन या अपना रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं कर सकता है तो फिर कोर्ट रीजनेबल रीजन देते हुए उसको एक्स्ट्रा टाइम दे सकती है, और ये एक्स्ट्रा टाइम कितना होगा? not later than 120 days from the date of service of summon। तो वही सर्विस ऑफ समन की तामील से, मतलब वो 30 दिन भी इंक्लूड है जिससे आपने फाइल नहीं किया, उसके अलावा और 90 दिन, तो टोटल 120 दिन आपको जो है मिल जाएंगे। फिर इसमें एक और एक्स्ट्रा पॉइंट जुड़ा हुआ है, वो ये कि ऑन द एक्सपायरी ऑफ 120 days from the date of service of summon, the defendant shall forfeit the right to file the written statement and the court shall not allow the written statement to be taken on record। अगर आपने जो एक्सटेंडेड टाइम आपको मिला है 120 दिन का, अपने बेरेक्ट में साइड में लिख लीजिए कमर्शियल मैटर्स में, जो 30 दिन, अगर 30 दिन में लिखित कथन नहीं दे पाए तो कितना टाइम मिलेगा? 120 दिन। अब अगर 120 दिन बीत गए समन की तामील के बाद, उसके बाद भी आपने रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं किया, तो ये रूल कह रहा है कि फिर आपका जो अधिकार है रिटन स्टेटमेंट फाइल करने का वो आप खो देंगे। ये देखिए लास्ट में लिखा हुआ है कि 120 दिन का समय निकल जाने के पश्चात भी अगर फाइल नहीं कर पाता है तो लिखित कथन फाइल करने का अधिकार प्रतिवादी खो देगा और न्यायालय लिखित कथन पर लेने के लिए अनुज्ञात नहीं करेगा, और उसका फिर रिटन स्टेटमेंट न्यायालय एक्सेप्ट करेगा ही नहीं कमर्शियल मैटर में। लेकिन ठीक है, नॉर्मल जो हमने पढ़ा था उसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं था, स्पेसिफिक वर्ड्स मेंशन नहीं थी, बस ये था कि 90 डेज का एक्स्ट्रा समय मिलेगा। चलिए, ये जो एक स्पेशल अमेंडमेंट था जो मुझे आप लोगों को बताना था, ऑर्डर 1
रूल 1 लिख लेना, ऑर्डर 1 रूल 1 में स्पेशल अमेंडमेंट हो गया है ये 2016 में। अब हम आगे बढ़ते हैं ऑर्डर 5 रूल 5 के आगे, क्योंकि ऑर्डर 5 रूल 5 पढ़ चुके हैं तो हम सीधा आते हैं 9 पर, क्योंकि सारे ऑर्डर्स नहीं पढ़ना है। 9 पर अपना ऑडियो ऑन कर लिया। ऑर्डर 5 रूल 9 बात करता है सर्विस ऑफ समन। समन की तामील की बात हो रही है यहाँ पर। ऑर्डर 9 और इसके बाद वाला जो ऑर्डर 9A है, इसको कहा जाता है सर्विस बाय अदर मीन्स। लिख लीजिए वहां पर, देखिए मैंने भी लिखा हुआ है सर्विस बाय अदर मीन्स, अन्य माध्यम द्वारा तामीली। किस किस को कहा जाता है? रूल 9 और 9A को अन्य माध्यम द्वारा तामीली कही जाती है इन दो सेक्शंस को। इसमें ये कहा गया है कि समन की डिलीवरी कैसे होगी, कैसे उसका परिधान होगा, कैसे पहुंचाया जाएगा प्रतिवादी तक। तो इन्होंने कहा है कि वेयर द डिफेंडेंट रिसाइड विद इन द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट, यदि प्रतिवादी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में रहता है तो इन विच द सूट इज इंस्टीट्यूटेड, जिस न्यायालय में सूट फाइल किया गया है उस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में ही प्रतिवादी रह रहा है, और हैज एन एजेंट रेसिडेंट विद इन द jurisdiction who is empowered to accept the service of the summon, या फिर उसका कोई एजेंट रह रहा है न्यायालय की अधिकारिता के भीतर, और वो एजेंट कैसा है? जिसको मालिक ने एम्पावर्ड किया है कि तुम मेरी तरफ से कोई भी जो लीगल कार्रवाई होगी तो समन वगैरह एक्सेप्ट कर सकते हो। या तो प्रतिवादी खुद या प्रतिवादी का कोई एजेंट न्यायालय की अधिकारी क्षेत्र में रह रहा है तो क्या होगा? द समन शैल अनलेस द कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट बी डिलीवर्ड और सेंट आइदर टू द प्रॉपर ऑफिसर टू बी सर्व्ड बाय हिम। तो जब तक न्यायालय अन्यथा निर्देश ना दे, मतलब कोई स्पेसिफिक निर्देश अगर न्यायालय ने नहीं दिया है सर्विस का कि कोई विशेष रीति से सर्विस करो समन की तामील की, तो फिर नॉर्मली समन की तामील कैसे होती है? एक प्रॉपर ऑफिसर होता है, उसको समन भिजवा दिया जाता है, या फिर प्रॉपर ऑफिसर के किसी सबऑर्डिनेट को समन भिजवा दिया जाता है कि तुम जो है डिफेंडेंट पे इसको क्या करवा दो? तामील करवा दो। तो इसमें ये लिखा है कि द समन शैल अनलेस द कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट, अगर कोर्ट ने अदरवाइज कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं दिया है समन की तामील का, तो कैसे डिलीवर्ड होगा? बी डिलीवर्ड और सेंट टू द प्रॉपर ऑफिसर, या फिर और वन ऑफ द सबऑर्डिनेट ऑफिसर, या तो उस प्रॉपर ऑफिसर का कोई अधीनस्थ अधिकारी है उसको भिजवा दिया जाएगा, और टू सच कुरियर सर्विसेज एज आर अप्रूव्ड बाय द कोर्ट, या फिर किसी कुरियर सर्विस वाले को समन दे दिया जाता है कि आपको तामील करना है, लेकिन ये कुरियर सर्विस कैसी होगी? अप्रूव्ड बाय कोर्ट। तो आपको अंडरलाइन कर लेना है प्रॉपर ऑफिसर, सबऑर्डिनेट ऑफिसर और कुरियर सर्विस। ये 3 पर्सन के पास समन को तामील करवाने के लिए कोर्ट देता है। अब नेक्स्ट इसमें कहा गया है कि प्रॉपर ऑफिसर कौन होगा? द प्रॉपर ऑफिसर may be an officer of a court other than that in which the suit is instituted. थोड़ा स्लो कर लो। Sorry. The proper officer may be an officer of a court other than that in which the suit is instituted. अब ये कह रहे हैं कि जो ये प्रॉपर ऑफिसर की बात हम कर रहे हैं ना, उचित अधिकारी, तो उचित अधिकारी वो अधिकारी होगा जो उस न्यायालय का अधिकारी होगा जिसमें सूट संस्थित नहीं किया जाना चाहिए। मतलब आपने जिस कोर्ट में अपना सूट इंस्टीट्यूट किया है, जिस कोर्ट में आपने अपना वाद संस्थित किया है, उस कोर्ट का कोई अधिकारी प्रॉपर ऑफिसर नहीं होगा। उससे भिन्न, अंडरलाइन कर लीजिए, उससे भिन्न, अदर देन, मतलब जिस कोर्ट में सूट आपने फाइल किया है, इंस्टीट्यूट किया है, संस्थित किया है, उस कोर्ट का ऑफिसर नहीं होगा। उस कोर्ट के अलावा किसी दूसरे कोर्ट के किसी ऑफिसर को हम प्रॉपर ऑफिसर बोल रहे हैं। मतलब जो समन की तामीली करवाना है, तो कोर्ट जिस प्रॉपर ऑफिसर को ऑथराइज करेगा कि आपको समन तामील करना है, वो प्रॉपर ऑफिसर उस कोर्ट के अलावा जो दूसरे कोर्ट होते हैं उस कोर्ट का होगा। ठीक है, उस कोर्ट का नहीं हो सकता जिसमें सूट फाइल किया गया है। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया ऑर्डर 9 रूल 1 और सब रूल 2। सब रूल 3 देखिए। द सर्विस ऑफ समन्स मे बी मेड बाय डिलीवरिंग और ट्रांसमिटिंग अ कॉपी देयरऑफ बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू। जो सर्विस ऑफ समन, मतलब समन की जो तामीली करवानी है प्रतिवादी पर या प्रतिवादी के एजेंट पर, तो वो 2 तरीके से होती है, या तो डिलीवर करके या ट्रांसमिट करके। हिंदी में बोलते हैं परिधान या पारेषण।
डिलीवरी या परिधान मतलब जाकर के खुद फेस टू फेस दे रहे हैं, है ना, कोई प्रॉपर ऑफिसर गेट तक जा रहा है और हाथों में पकड़ा रहा है, डिलीवरी कर। ट्रांसमिटिंग पारेषण बाय पोस्ट भेज रहे हैं, किसी माध्यम से भेज रहे हैं, मतलब सामने से जाके नहीं दे रहे, तो ये होता है बाय डिलीवरिंग। और ट्रांसमिटिंग अ कॉपी देयर ऑफ, यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रेम होता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए कि समन की तामील कैसे करवाई जाती है। तो समन की तामील समन की एक प्रति के परिधान या पारेषण द्वारा करवाई जाती है, मतलब समन की एक फोटोकॉपी जो है उसको डिलीवर या ट्रांसमिट करवाया जाता है, किसको, प्रतिवादी को, ऐसे होती एक कॉपी भेज करके। अब ये कॉपी किस किस तरीके से भेज सकते हैं, तो उन्होंने कहा रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज सकते हैं, फिर आगे आएंगे स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं, या ऐसी कुरियर सर्विस से भेज सकते हैं जिसको हाई कोर्ट ने अप्रूव किया हो, एज आर अप्रूव्ड बाय द हाई कोर्ट, और बाय कोर्ट रिफर्ड टू इन सब रूल 1, या सब रूल 1 में जिस कोर्ट ने मतलब समन निकाला है वो खुद भी कोई कुरियर सर्विसेज को अनुमोदित कर सकता है, और बाय एनी अदर मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट, या फिर कोई अन्य माध्यम जिसे डॉक्यूमेंट को ट्रांसमिट किया जा सकता है, जैसे आजकल चल रहा है फैक्स द्वारा भेज सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल्स द्वारा भेज सकते हैं। तो ये अलग अलग तरीके बताएंगे कैसे कैसे हम समन को भिजवा सकते हैं, तो आपको ये थोड़ा सा याद रखना है। इनसे कभी कभी ऑब्जेक्टिव्स पूछ लिया जाता है, मतलब ये चारों 5 पॉइंट्स दे देंगे उपरोक्त सभी, या एक कोई दे देंगे, इनमें से कौन सा माध्यम नहीं है, तो थोड़ा सा याद रखना। रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर सर्विसेज अप्रूव्ड बाय हाई कोर्ट और बाय दैट कोर्ट व्हिच इशूड द समन। फिर बाय अदर मीन्स में क्या हो गया आपका फैक्स और इलेक्ट्रॉनिक मेल, तो अंडरलाइन कर लीजिए। फिर क्या लिखा है, प्रोवाइडेड दैट द सर्विस ऑफ समन अंडर दिस सब रूल shall be made at the expense of the plaintiff। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार प्री में क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट मार्क करिए इसे। परंतु यह है कि इस उपनियम के अधीन जो समन की तामील है वो वादी के खर्चे पर की जाएगी, मतलब जो कोर्ट समन भिजवाता है प्रतिवादी को, तो प्रतिवादी को समन भिजवाने के लिए जो उसका कॉस्ट आएगा भिजवाने में, भाई रजिस्टर्ड पोस्ट करवाया, स्पीड पोस्ट करवाया, तो जितने भी पैसे लगे वो खर्च कौन देगा, प्लेंटिफ देगा, वादी देगा। समन डिफेंडेंट को भिजवाया जाता है लेकिन उसका खर्चा कौन देता है, प्लेंटिफ, वादी। ये क्वेश्चन कईयों बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो बिल्कुल आप अंडरलाइन कर लो, मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि समन की जो सर्विस होती है वो किसके एक्सपेंस पे होती है, किसके खर्चे पर होती है, वादी के, प्लेंटिफ पे। आगे बढ़ते चलिए, जो हो गया आपका सब रूल 3। ऑर्डर 9 रूल 4 बात करता है कि जब प्रतिवादी न्यायालय के अधिकार से बाहर रहता है तो क्या किया जाएगा। तो जब जो प्रतिवादी है वो न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहता है तो उस न्यायालय की जिसमें बात संस्कृत किया गया है और न्यायालय यह निर्देश देता है कि उस प्रतिवादी को समन की तामील ऐसे माध्यम से की जाए जैसा कि उपनियम 3 में निर्दिष्ट रसीदी रजिस्ट्रेटेड डाक से भिन्न वहां नियम 21 से उपबंध लागू नहीं होंगे। तो बस आपको सब रूल 4 में सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब डिफेंडेंट कोर्ट के जुरिडिक्शन से बाहर रहता है और तब उस पर समन की तामील करवानी होती है, तो यदि ऑर्डर 9 सब रूल 3 के अकॉर्डिंग तामील करवाई जा रही है, सिवाय रजिस्टर्ड डाक के, मतलब रजिस्टर्ड डाक द्वारा तामील नहीं हो रही, उसके अलावा जितने मोड बताए, जितने तरीके बताए हैं सर्विस की सब रूल 3 में, स्पीड पोस्ट द्वारा, फैक्स द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक मेल द्वारा, कुरियर सर्विस द्वारा, अगर इस तरीके से समन की तामील करवाई जा रही है ऐसे प्रतिवादी पे जो कोर्ट के अधिकारिता के बाहर रहता है, तो उस पे 21 जो रूल है ऑर्डर 5 का रूल 21 जो है तब एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक, क्लियर। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो ऑर्डर 21 है, ऑर्डर 21 अपने आप में प्रोविजन बताता है कि जब प्रतिवादी किसी अन्य न्यायालय की अधिकारिता के भीतर निवास करता है तब तामीली कैसे की जाएगी, ये ऑर्डर 5 रूल 21 में बताया गया है। इसलिए उन्होंने कहा है कि यदि ऑर्डर 5 रूल 9 सब रूल 4 के अंतर्गत समन की तामील करवा रहे हैं तो फिर 21 एप्लीकेबल नहीं होगा। 21 में क्या कहा गया है, 21 में सिंपली कहा गया है कि
समन को वह न्यायालय जिसने उसे निकाला है अपने अधिकारियों में से किसी द्वारा, मतलब यहाँ पे क्या है कि एक न्यायालय को दूसरे न्यायालय के पास भिजवाना पड़ेगा, क्योंकि जो डिफेंडेंट है उस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं रह रहा है। जिस न्यायालय को समन निकलवाना है वो किसी दूसरे न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में रह रहा है। तो जिस न्यायालय को प्रतिवादी के लिए समन निकालना है वो डायरेक्ट प्रतिवादी को समन की तामील ना करवा करके वहां उस न्यायालय को समन भिजवा देगा जिस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में प्रतिवादी रह रहा है। तो अपने अब वो तामील कैसे करवाएगा, कैसे भिजवाएगा? तो अपने किसी अधिकारी द्वारा या फिर डाक द्वारा, कुरियर सेवा द्वारा जो हाई कोर्ट अप्रूव करे, या फैक्स द्वारा, या इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा द्वारा, या ऐसे किन्हीं अन्य साधन द्वारा जिसका उपबंध उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा किया जाए, राज्य के भीतर या राज्य के बाहर। थोड़ा इस लाइन को आपको अंडरलाइन करना है, राज्य के भीतर या राज्य के बाहर ऐसे किसी न्यायालय को भेज सकेगा जो उच्च न्यायालय ना हो, जिसकी उस स्थान में अधिकारिता है जहां प्रतिवादी निवास करता है। ठीक है, सिंपली। तो हाई कोर्ट में होना चाहिए, पहला ध्यान रखना। हाई कोर्ट को एक कोर्ट, कभी भी कोई भी कोर्ट किसी प्रतिवादी को समन भिजवाना चाहता है और वो प्रतिवादी ऐसे कोर्ट की अधिकारिता में आ रहा है जहां पे हाई कोर्ट भी है, तो हाई कोर्ट को निचली अदालत कभी नहीं भेजेगा कि आप समन की तामील ही करवाओ, फिर वो डायरेक्ट। इसलिए इसके साथ कोरिलेट किया गया है ऑर्डर 9 का सब रूल 4 कि अगर ऐसी कोई कंडीशन है कि हाई कोर्ट लग रहा है वहां पे, तो फिर आप ऑर्डर 9 सब रूल 4 के तहत डायरेक्ट उसको कुरियर वगैरह करवा के समन भिजवा दो। लेकिन यदि हाई कोर्ट नहीं है, हाई कोर्ट के अलावा किसी अन्य कोर्ट की अधिकारिता में आ रहा है, तो फिर आप उस अदर कोर्ट में समन भिजवा सकते हो और वो अदर कोर्ट क्या करेगा, उसकी तामील करवाएगा। तो जिस अदर कोर्ट के पास हमने समन भिजवाया है तामील करवाने के लिए, वो क्या प्रोसीजर अपनाएगा, वो अपनाएगा फिर सेक्शन 28 का। तो इसलिए हमें इसके साथ क्या पढ़ना है, इसके साथ इसलिए हमें पढ़ना है सेक्शन 28। तो सेक्शन 28 में क्या था, सर्विस ऑफ समन वेयर डिपेंडेंट रिसाइड्स इन अनदर स्टेट। तो लेकिन सेक्शन 28 सिर्फ कहाँ एप्लीकेबल होगी, अगर स्टेट दूसरा लग रहा है तो। अब आपको यहाँ पे ये बिल्कुल ध्यान रखना है, यदि एक ही स्टेट के अंतर्गत दो न्यायालय के मैटर्स हैं तो सेक्शन 28 एप्लीकेबल नहीं होगी। लेकिन अदर स्टेट हो रहे हैं, अगर मध्य प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली, अलग अलग स्टेट है अगर, तो सेक्शन 28 के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। फिर सेक्शन 28 के एप्लीकेबल होंगे तो क्या होगा कि जिस कोर्ट को समन भिजवाया जाएगा वो कोर्ट उसको ऐसे तामील करवाएगा मानो उसने खुद निकाला है। भोपाल का मैटर था, दिल्ली में डिफेंडेंट था, तो दिल्ली के कोर्ट को समन भेजा, तो दिल्ली में वाला जो कोर्ट जिसको समन भेजा है भोपाल कोर्ट ने, वो उसको तामील ऐसे कराएगा मानो उसने वो खुद निकाला हो। और तामील कराने के बाद जो भी रिपोर्ट उसकी आएगी, जो भी रिकॉर्ड्स रहेंगे अगर होते हैं तो उनको समन की तामील करवाने के साथ वापस उसी न्यायालय को भेजेगा जिस न्यायालय ने समन निकाला था। अब जब ये रिकॉर्ड भेजा जाएगा तो रिकॉर्ड भेजते टाइम से ये याद रखना है कि क्या दोनों कोर्ट की लैंग्वेज डिफरेंट है। यदि दोनों कोर्ट की लैंग्वेज डिफरेंट है तो क्या करना पड़ेगा, तो इस न्यायालय को जिसने समन की तामील करवाई है इसको अपने रिकॉर्ड का ट्रांसलेशन सहित भिजवाना पड़ेगा उस कोर्ट के पास वापस। तो अगर उस कोर्ट की लैंग्वेज हिंदी है, जिस कोर्ट ने समन भेजा था, तो हिंदी में ट्रांसलेट करवा के रिकॉर्ड भिजवाना पड़ेगा। यदि उस कोर्ट की लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश से के अलावा कोई है तो फिर हिंदी और इंग्लिश में आप भिजवा सकते हो। ठीक है, ये सेक्शन 28 थी। तो ये यहाँ तक हमने कर लिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। रूल ऑर्डर 5 रूल 9 सब रूल 5। अब ये बात कर रहा है सब रूल 5 की समन की तामील तो हो गई, न्यायालय ने अपने साइड से जो प्रोसीजर अपनाना था अपना लिया। अब बारी है किसकी, डिफेंडेंट की, कि समन की तामील हो गई डिफेंडेंट की, तो अब डिफेंडेंट को क्या करना है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि when an acknowledgement or any other receipt purporting to be signed, एक मिनट, when an acknowledgement or any other receipt purporting to be signed by the defendant or his agent is received by the court,
पहले तो सिंपली आपको ऊपर की लाइन याद कर लेनी, क्योंकि ऊपर की लाइन अलग है और नीचे का अलग मैटर है। जब कोई अभिस्वीकृति या अन्य पावती जिस पर प्रतिवादी या उसके अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर होने तात्पर्य है न्यायालय द्वारा प्राप्त की जाती है, यहाँ तक अलग पढ़ना है, इसके साथ नीचे की लाइन जुड़ेगी। तो समन निकालने वाला न्यायालय यह घोषणा करेगा कि समन सम्यक रूप से प्रतिवादी पर तामील कर दिया गया है। इसको हम ऐसे पढ़ेंगे तोड़ के, ठीक है। पहली कंडीशन तो क्या, जब भी समन की तामील डिफेंडेंट पे करवाई जाती है तो डिफेंडेंट को उस पर क्या करना पड़ते हैं, साइन करना पड़ते हैं। हमने अभी ऊपर पढ़ा ना सब रूल 3 में कि एक कॉपी भेजी जाती है। समन की तामील कैसे करवाई जाती है, समन की एक प्रति भेजकर, तो उस प्रति पर ऐसे ही होता है। तो जो भी अधिकारी या डाक पोस्ट या कुरियर सर्विस वाला समन की तामील करता है तो एक कॉपी को डिफेंडेंट को देता है और एक कॉपी को अपने पास रखता है। तो जो डिफेंडेंट होता है उसको उस कॉपी पर, जो कॉपी उस अधिकारी के पास रहेगी या डाक सेवा वाले के पास रहेगी, तो वो उस पर साइन करवा लेता है। कभी आपके घर में कुरियर वाला आता होगा तो नॉर्मल जो प्रोसीजर चलता है ना, हम कुरियर एक्सेप्ट करते हैं और कुरियर वाला एक रिसीप्ट या एक रजिस्टर या कुछ मेंटेन करा होता है, उस पर आपके साइन करवाता है कि आप यहाँ पर साइन कर दीजिए कि आपने कुरियर एक्सेप्ट कर लिया। तो सेम प्रोसीजर है। समन जब भेजा जाएगा तो प्रतिवादी को उस पर पावती देनी है, मतलब अपने सिग्नेचर करने की उसने एक्सेप्ट कर लिया। तो इस तरीके का सिग्नेचर डिफेंडेंट द्वारा जो कर दिया गया है, और ऐसी जो पावती बोलते हैं इसको इंग्लिश में रिसीप्ट बोलते हैं, और इसकी रिसीप्ट, इस चीज की रिसीप्ट न्यायालय को मिल गई है, तो न्यायालय क्या करेगा, ये घोषणा कर देगा कि समन की तामील सम्यक रूप से प्रतिवादी पर हो गया है। कोर्ट क्या डिक्लेयर करेगा, दैट द समन हैड बीन ड्यूली सर्व्ड ऑन द डिफेंडेंट। पहला पॉइंट ये आपको व्हेन से लेके इज रिसीव्ड बाय द कोर्ट, यहाँ के बाद आपको यहाँ से नीचे से पढ़ लेना है, द कोर्ट इशूइंग द समन शैल डिक्लेयर, ये एक पॉइंट। अब दूसरी बात हो रही है आगे, अब देखिए अथवा डाक वस्तु जिसमें समन अंतर्विष्ट है, न्यायालय द्वारा वापस प्राप्त किए जाते हैं, जिस पर, अब देखो, अब जो डाक पोस्ट से गया था या कुरियर सर्विस वाला गया था डिफेंडेंट के पास, तो डिफेंडेंट ने क्या किया, उस समन को लेने से इनकार कर दिया, उस पर साइन नहीं किए, या जितने भी माध्यम से उसके पास भेजा गया था, तो डिफेंडेंट जो है समन लेने से बच रहा है, तो क्या होगा। तो इसमें आगे बताया गया है कि न्यायालय द्वारा वापस प्राप्त किए जाते हैं जिस पर डाक कर्मचारी या कुरियर सेवा द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा किया गया इस आशय का पृष्ठांकन तात्पर्य है कि प्रतिवादी या उसके अभिकर्ता ने जब समन उसे भेजे गए या पारित किए गए थे तो उस डाक वस्तु का परिधान लेने से इनकार कर दिया है जिसमें समन अंतर्विष्ट थे, अथवा उपनियम 3 में विनिर्दिष्ट किसी अन्य साधन से लेने से इनकार कर दिया है। तो समन निकालने वाला न्यायालय यह घोषणा करेगा कि समन सम्यक रूप से प्रतिवादी पर तामील कर दिया गया है। अगर डिफेंडेंट के पास तक समन पहुंचा और डिफेंडेंट ने लेने से मना कर दिया या वो बच रहा है, तो न्यायालय ये डिक्लेयर कर देगी कि डिफेंडेंट पे समन की सम्यक रूप से तामील हो गई है। क्यों कर देगी, क्योंकि डिफेंडेंट जानबूझ करके बच रहा है, डिफेंडेंट ने जानबूझ करके समन को लेने से इनकार कर दिया, मतलब तुम्हारे नॉलेज में तो आ गया, और समन को भिजवाने का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि डिफेंडेंट को ये बात बताना कि आपके खिलाफ कोई केस दर्ज किया गया है और आपको पर्टिकुलर तारीख को न्यायालय में उपस्थित होना है। समन जो है एक टाइप का इंफॉर्मेशन देने के लिए होता है, और आपके पास तक समन भेजा गया और आपने लेने से इनकार कर दिया, मतलब आपकी नॉलेज में तो आ गया। इसलिए कोर्ट ये डिक्लेयर कर देगा कि यदि डिफेंडेंट ने लेने से मना भी कर दिया है तो भी कोर्ट ये डिक्लेयर करेगा कि डिफेंडेंट पे सम्यक रूप से प्रतिवादी पर तामील हो चुकी है समन की। ठीक है, आगे देखिए परंतु में क्या लिखा है प्रोविजो में, परंतु जहां समन उचित रूप से पता लिखकर और उस पर पूर्व संदाय करके और रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा सम्यक रूप से भेजा गया था, वहां इस उपनियम में विनिर्दिष्ट घोषणा इस तथ्य के होते हुए भी कि अभिस्वीकृति हो जाने या इधर उधर हो जाने या किसी अन्य कारण से समन निकालने की तारीख से 30 दिन के भीतर न्यायालय द्वारा प्राप्त नहीं हुई है, तो भी, मतलब प्रोविजो में क्या कह रहे हैं वो, प्रोवाइडेड में वो ये कह रहे हैं कि यदि
प्रोवाइडेड दैट वेयर द समन वाज प्रॉपर्ली एड्रेस्ड, समन जब न्यायालय द्वारा भेजा गया था तो प्रॉपर्ली उसमें एड्रेस लिखा था, प्रीपेड मतलब वादी ने उसके पैसे भी दे दिए थे, एंड ड्यूली सेंट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, और रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा भेज भी दिया गया था प्रतिवादी के पास, और प्रतिवादी ने उसको अपना एक्नॉलेजमेंट भी दे दिया था, अपनी साइन भी कर दी थी, स्वीकृति भी दे दी थी। लेकिन क्या हुआ कि कुरियर सर्विस वाले से या डाक सर्विस वाले से वो जो उसने साइन करवाई थी डिफेंडेंट की कि हाँ डिफेंडेंट ने साइन कर दी कि मुझे समन मिल गया, वो अभी स्वीकृति वो एक्नॉलेजमेंट खो गया, या वो रिसीप्ट इधर उधर हो गई, या विद इन 30 डेज न्यायालय को मिल नहीं पाई, तो उन्होंने कहा है तब भी कोर्ट क्या मान के चलेगी, तब भी कोर्ट ये मान के चलेगी, ये डिक्लेरेशन उसका होगा कि समन की तामील प्रतिवादी पर सम्यक रूप से हो गई है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी एड्रेस था, वादी ने पैसे भी दे दिए थे, प्रतिवादी के पास पहुंच भी गया था समन, प्रतिवादी ने उस पर साइन भी कर दी थी, खो गई रिसीप्ट, तो खो गई तो खो जाने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। न्यायालय क्या मान के चलेगा कि सम्यक रूप से तामील हो गई है। अब ये आपका ऑर्डर 9 का लास्ट सब रूल 6 एक बार हम देख लेते हैं। देखिए सब रूल 6 में क्या कहा गया है, द हाई कोर्ट और द डिस्ट्रिक्ट जज as the case may be shall prepare a panel of courier agencies for the purposes of sub rule 1। इसमें कहा गया है कि यथास्थिति उच्च न्यायालय या जिला न्यायाधीश उपनियम 1 के प्रयोजनों के लिए कुरियर अभिकरणों का एक पैनल तैयार करेगा। जो बार बार कुरियर सर्विस आ रही थी ना, तो हम शुरू से भी पढ़ रहे हैं कि कुरियर सर्विस कौन सी होगी, अप्रूव्ड बाय हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित होगी। तो यहाँ पर उन्होंने क्लियरिफाई कर दिया कि जो हम कुरियर एजेंसी की बात कर रहे हैं, तो कुरियर एजेंसी का जो पैनल डिसाइड करेगा कि कौन सी कुरियर एजेंसी को हमें, मतलब एक कोई फिक्स कर लेंगे कि भाई ये कुरियर एजेंसी से बात कर लो, जितने भी सामान है ये डिलीवर करेगी, तो वो कुरियर एजेंसी का जो पैनल है वो कौन डिसाइड करेगा, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जज। यहाँ से आपका प्री का क्वेश्चन बनता है, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए कि हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो कुरियर एजेंसीज का पैनल तैयार करते हैं सामान की डिलीवरी कराने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑर्डर 5 रूल 9 रेड विथ सेक्शन 28 और रूल 21। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा ये। अब आप लोग अपना अपना ऑडियो ऑन कर सकते हैं, और अगर कोई चीज समझ में ना आई हो तो पूछ सकते हैं। ज्योति कुछ पूछना है तो पूछ लो बेटा। नो मैम, समझ आ गया। समझ में आ गया? जी मैम। हेलो। हाँ बताइए सर। हाँ मैम, हाई कोर्ट से मान लीजिए सम्मन आता है और उसके बाद सम्मन रिसीव करने के बाद कोरोना लग जाता है मान लीजिए, हाँ, तो आप क्या करेंगे, कब तक पहुंचना पड़ेगा वहाँ? ये तो सर एपिडेमिक है, तो इसमें आपको थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है। आप अपना कारण दर्ज कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि ऐसा कारण था इसलिए मैं उपस्थित नहीं हो पाती। ये रीजनेबल कारण है जो हम नेक्स्ट क्लास में अपना पढ़ चुके हैं कि अगर आप विद इन टाइम लिमिट समन भेजा गया और उसमें लिखा है कि प्रतिवादी को 30 दिन के अंदर अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करना, लेकिन 30 दिन के अंदर वो नहीं आ पाया तो उसको 90 दिन और दिए जाएंगे, और अगर कमर्शियल डिस्प्यूट है तो 120 दिन और दिए जाएंगे, लेकिन फिर भी आप नहीं पहुंच पा रहे। लेकिन रीजनेबल कारण यदि आपके पास है तो ये बहुत रीजनेबल कारण है कि सर कोरोना चल रहा है, एपिडेमिक के आने जाने का संसाधन नहीं था इसलिए मैं नहीं आ सका, तो ये रीजन आप मेंशन कर सकते हैं। अब ये कोर्ट के ऊपर होता है कि वो आपके इस रीजन को एक्सेप्ट करे या नहीं करे, ये हमेशा डिस्क्रिशनरी पावर होता है। क्लियर? ओके, और कुछ, किसी और को कुछ पूछना है? चलिए, तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम ऑर्डर 9A से ऑर्डर 5 रूल 9A से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है मैडम, क्लास का टाइम क्या रहता है, मतलब क्लास का टाइम किस दिन रहती है क्लास? कोई फिक्स नहीं रहता है, मैं मैसेज डाल देती हूँ ग्रुप में, तो बस आप लोग थोड़ा सा ग्रुप से देखते रहा करिए कि कब मैसेज डाला है। वैसे मैं नॉर्मली रात में या सुबह से डाल देती हूँ मैसेज। ठीक है मैम। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। वेलकम।